अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 3,15,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं और पूरी दुनिया में देखें तो भारत पहला ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 2104 लोगों की मृत्यु हो गई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी के बेटे भी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक वालिया का भी कोरोना से निधन हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना ने कैसे मचा रखा है हाहाकार। देश में गुरुवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3,14,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,59,30,965 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,14,835 मामले सामने आए, जबकि 2104 और मरीजों की मौत हो जाने से अब तक इस महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,84,657 हो गई है। लगातार 43वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़ी और यह 22,91,428 हो गई है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 14.38% है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 84.46% रह गई है। इस बीच माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बताया है कि उनके पुत्र आशीष का कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया। आशीष येचुरी पेशे से पत्रकार थे और 9 जून को वह 35 साल के होने वाले थे। वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में संक्रमण का इलाज करा रहे थे। उनके परिवार से जुड़े करीबी लोगों ने बताया कि 2 सप्ताह तक बीमारी से लड़ने के बाद गुरुवार को सुबह 5:30 बजे आशीष येचुरी ने आखिरी सांस ली। येचुरी ने ट्विटर पर लिखा, भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कोविड-19 से आज सुबह अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया है। मैं उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों, सफाई कर्मियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें हिम्मत दी और उनका उपचार किया तथा संकट के समय में हमारे साथ खड़े रहे। आशीष ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई से पढ़ाई की थी और उन्होंने दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वह पुणे चले गए। आशीष येचुरी के साथ काम कर चुके पत्रकार उन्हें एक शालीन और जोशीले पत्रकार के रूप में याद करते हैं, जिन्हें कई विषयों की गहरी जानकारी थी। वह गहन अध्ययनशील थे। माकपा पुलित ब्यूरो ने एक बयान जारी कर आशीष येचुरी के निधन के बारे में बताया और परिवार के प्रति शोक प्रकट किया। बयान के अनुसार, हमें यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आज सुबह सीताराम येचुरी और इंद्राणी मजूमदार के पुत्र आशीष येचुरी का निधन हो गया। कोरोना वायरस के संक्रमण की जटिलताओं के कारण उनका निधन हुआ। वह 35 साल के थे। बयान में कहा गया है, पुलित ब्यूरो सीताराम और इंद्राणी, उनकी पत्नी स्वाति, उनकी बहन अखिला और शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और अन्य लोगों ने आशीष येचुरी के निधन पर शोक जताया है। उधर कांग्रेस नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य और वित्त मंत्री अशोक कुमार वालिया का भी बुधवार देर रात निधन हो गया। अशोक वालिया कोरोना वायरस से संक्रमित थे। वह 72 साल के थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, दिल्ली के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर AK वालिया जी के कोरोना से देर रात अपोलो अस्पताल में निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। भगवान दिवंगत नेता के आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने कहा, दिल्ली कांग्रेस के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। गौरतलब है कि अशोक वालिया ने दिल्ली में शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार में बतौर मंत्री कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का जन्म दिल्ली में 8 दिसंबर 1948 को हुआ था। उन्होंने 1972 में इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और पेशे से वह फिजिशियन थे। वह दिल्ली की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा के सदस्य रहे। वह अपने चौथे कार्यकाल में लक्ष्मी नगर से विधायक रहे। वहीं पहले से लेकर तीसरे कार्यकाल तक वह गीता कॉलोनी से विधायक रहे। दूसरे उत्तर प्रदेश से आज एक दर्दनाक घटना सामने आई जब शाहजहांपुर में एक
ट्रेन ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। अब तक 5 लोगों की मृत्यु की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गुरुवार को रेलवे क्रॉसिंग फाटक खुला होने के कारण वहां से निकल रहे वाहनों से ट्रेन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है और मारे गए लोगों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव वाजपेयी ने बताया कि सुबह चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जब मीरानपुर कटरा रेलवे स्टेशन के आगे पहुंची तभी क्रॉसिंग पर उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि घटना में कम से कम 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे में एक घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ट्रेन ने 2 ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। अभी कुछ और शवों के भी मिलने की आशंका है। वाजपेयी ने बताया कि घटना कैसे हुई और रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने का सिग्नल मिला था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेलवे की अप एवं डाउन लाइन पर यातायात बाधित है। इस बीच राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए हैं। उधर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज रात से सख्त लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। नए नियम राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही बहुत सी राज्य सरकारों ने, चाहे वीकेंड लॉकडाउन हो, नाइट कर्फ्यू हो, इसको हम कोरोना कर्फ्यू भी कहते हैं, इस तरीके की प्रावधान किए हैं। देखना होगा कि कोरोना की रफ्तार कम थमती है। फिलहाल तो लोगों की सांसें थम रही हैं ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, और इसके लिए लगातार जो हमारी कोर्टें हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश भी दे रही हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई तत्काल की जाए। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। चाहे जो उद्योगों को दी जाती है ऑक्सीजन, आप वो लेकर आए, लेकिन चिकित्सीय उपयोग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध तरीके से जारी रहे। ऐसा कई अदालतों ने अब सरकार को निर्देश दिया भी है और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि निजी क्षेत्र भी सरकार की मदद के लिए आगे आया।